नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे देवरिया से समाजवादी पार्टी के नेता जयप्रकाश जायसवाल साहब से। जायसवाल साहब, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जायसवाल साहब, इंटरव्यू की शुरुआत में सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप एक व्यापारिक परिवार से आते हैं और प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार से आते हैं। सियासत में आने का फैसला आपने कैसे किया? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि मेरी जन्मभूमि देवरिया के एक बरहज बाजार क्षेत्र में हुई है। मेरी शिक्षा दीक्षा जो इलाहाबाद में हुई है, मैं 6 क्लास से मेरे माता पिता ने मुझे इलाहाबाद भेज दिया पढ़ने को। इलाहाबाद से मेरी शिक्षा हुई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ। उसी समय मैं माननीय ज्ञानेश्वर मिश्रा और राजनारायण जी के संबंध में आ गया। उनके संपर्क में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इस तरह के कार्य जो सामाजिक कार्य हैं, जो दलित, गरीब, पिछड़ों के लिए जो ये लोग संघर्ष करते हैं, उससे मुझे कहीं न कहीं मार्गदर्शन मिलता था। लेकिन शिक्षा लेने के बाद हमने अपने व्यवसाय की तरफ मुड़ गया। व्यवसाय में जाने के बाद मैं व्यवसायी हो गया। उसी के बीच में मुझे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ मेरा सान्निध्य मिल गया। उनके साथ कुछ दिन रहने का मौका मिला। उनके सान्निध्य में रहने के बाद लगा कि हम अपने समाज के लिए कुछ सेवा कर सकते हैं। उसी समय सन 1998 में एक बरहज में बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी। वो बहुत देशव्यापी बाढ़ थी। उस बाढ़ में पूरा बरहज क्षेत्र हमारा जो था पूरा तरह से डूब गया था। उस समय पूरी हमारी जनता जो थी वो, हम बरहज में नहीं रहते थे। मैं इलाहाबाद में अपना और आजमगढ़ में मेरा आवास था। कार्यक्षेत्र मेरा इलाहाबाद और आजमगढ़ था। तो मुझे लाया गया गांव की होम के लिए कुछ हमारे पॉलिटिकल लोगों ने, जिसमें पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा, देवी सिंह, ऐसे लोगों ने हमसे संपर्क कर कहा कि अगर तुम व्यवसायी हो तो आके अपने गांव की सेवा करो। उस सेवा करने के लिए मैं अपने गांव आया, देखा इस तरह की त्राहिमाम मची हुई है। उस सेवा को मैंने 1 महीने तक पूरे बाढ़ क्षेत्र में सबको डेली भोजन, डेली दवा, पशुओं को चारा। देवेश चतुर्वेदी जिलाधिकारी थे, अभिताभ ठाकुर उस समय के एसपी थे। इन लोगों के सहयोग से मैंने नाव द्वारा सभी गांव के जो हमारे देवारा के गांव हैं, जो रूरल एरिया गांव में मैंने जो पानी से डूब चुके थे, उनके लिए मैंने सेवा किया। उसी से मेरे पास आया कि अगर मैं समाज सेवा करूं तो शायद मेरे लिए कुछ और भी अच्छा हो सकता है। व्यवसायिक के रूप में मैं बहुत बड़ा व्यवसायी स्थापित हो चुका था। 2001 में मैं उत्तर प्रदेश में निर्दल के रूप में विधान परिषद का पर्चा दाखिल किया। साहब, आपको एक क्रेडिट जाता है कि एक्स चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के कद्दावर नेता राम प्रकाश गुप्ता जी को तकनीकी रूप से एक वोट से वो जीत गए थे, लेकिन हराने का भी श्रेय जाता है। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे सुनील शास्त्री उस समय बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको आपने विधान परिषद में हराया। कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? ऐसे उपलब्धि देखते हैं कि मेरे जो कार्य थे, मेरे साथ जो मेरा कर्म था, मैं बहुत विश्वास के साथ मैंने माननीय विधायक भाजपा के, सपा के जितने लोग थे, समय मैंने संपर्क किया। मेरी व्यक्तित्व को देखते हुए, उस समय के भाजपा की सरकार थी, उससे मुख्यमंत्री माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी थे। उस समय सुनील शास्त्री जी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी थे। इनके खिलाफ मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। सौभाग्य से मुझे 39 वोट मिला और राम प्रकाश गुप्ता जी को 32 ही वोट मिला। सुनील शास्त्री चुनाव हार गए। उस हार के बाद मैंने अपने आप को एक पूरी तरह से राजनीतिक जिंदगी में ढाल लिया। मैंने अपने राजनीतिक जिंदगी में कभी भी किसी तरह का भ्रष्टाचार, कोई सरकारी सुविधा 2001 से लेकर 2007 तक मैंने कोई नहीं लिया। मैं सरकार की तरफ से मिलने वाले सभी सुविधाएं जो विधायक को मिलता है, आवास से लेके, वेतन से लेके, पीए से लेके और चीज़ जो होती है, वो किसी चीज़ को मैंने ग्रहण नहीं किया। मैं उनको जनता की सेवा के लिए दे दिया और करते मैं अपनी समाज सेवा के लिए अपनी जन्मभूमि देवरिया में आ गया और उसी समय से मैंने अपना कार्यक्षेत्र देवरिया चुन लिया। जायसवाल साहब, चर्चा है कि 2001 से 2007 तक आप विधान परिषद में रहे। आपने जैसा भी कोट किया, आप बिल्कुल राजनीतिक भाषा में और गंभीर जो आपकी भाव मुद्रा है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं आपने उस समय सैलरी नहीं लिया, विधायक निवास में भी नहीं गए। सियासी जीवन में बहुत कम देखने को मिलता है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? उस प्रेरणा हमको जनता से मिली। जनता के बीच में जब गए, गाँव के देखे, हमारी जो गरीब जनता है, जो हमारे आखिरी पौदान पे जो जनता है, हमारे पिछड़े समाज हैं, दलित समाज है, इस तरह के समाज के लोगों को देखा कि देवरिया हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट जिला बिहार का है, पिछड़ा हुआ जिला था, यहाँ विकास कोई नहीं हुआ था। मैंने अपने संसाधन से, अपने मदद से मैंने का विकास किया। उसी समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने मुझे जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में मेरे उस समय की पत्नी को उन्होंने टिकट दिया, जो निर्दल रूप में मैंने जिला पंचायत का चुनाव जीता। और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद मैंने फिर एक विकास कार्य की पूरी गंगा बहाया। वो जो देवरिया के जनपद के हर कोने में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते, मेरे परिवार में पत्नी के होने के नाते, मैंने उसको चारों तरफ फैलाया। लेकिन दुर्भाग्य से
2007 में मैं जब चुनाव लड़ने आया, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव मुझे टिकट देना चाहते थे, दे भी दिए थे, लेकिन किसी कारणवश से हमारा टिकट नहीं मिल पाया, तो मुझे कांग्रेस से चुनाव लड़ना पड़ा और उस समय 2007 से मैं देवरिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। जायसवाल साहब, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, समाजवादी आंदोलन के दिग्गज नेता चंद्रशेखर जी के बड़े नजदीकी रहे, उनका सानिध्य आपके साथ रहा। कैसे देखते हैं चंद्रशेखर जी को, कैसे आप परिभाषित करते, क्या सीखा आपने? उस समय मुझे लगता था कि इस तरह के बड़े लोग, बड़े पदों पर रहने वाले लोग इस तरह का सामान्य जिंदगी जीते हैं, उसको देख के मुझे इस तरह का लगता था कि इन लोगों के अगर पथ चिन्हों पर चलूंगा तो मैं भी देश और अपने गांव की सेवा, अपने क्षेत्र की सेवा, अपनी गरीब जनता की सेवा, अपने मजबूर लोगों की माँ बाप की दवा जिसकी भी व्यवस्था कर सकती है, उसका माध्यम बस राजनीति हो सकता है, पैसा नहीं हो सकता, पैसे से उसको नहीं किया जा सकता। जायसवाल साहब, 2007 में आप कांग्रेस से लड़े, 2012 में आप कांग्रेस से लड़े, 2007 में बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, 12 में अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, 2 चुनाव आपने लूज किया और 2017 भी आप लूज कर गए अलायंस में। कैसे देखते हैं ये लगातार कहाँ चूक हुई, 3 चुनाव कैसे? चूक इसलिए हुई कि 2007 में मैं चुनाव लड़ता, कुछ ही मतों से मैं समाजवादी पार्टी से हारा था, और 2012 भी चुनाव में कुछ ही मतों से हारा। कारण क्या था कि मैं पॉलिटिकल परिवार के न होने के नाते, कांग्रेस से कमजोर पार्टी होने के नाते, जो भी था जिसका जनाधार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका था, मैं ही पूरे गोरखपुर मंडल में था जो सबसे ज़्यादा वोट पाया। 2007 में भी सबसे ज़्यादा वोट पाया और 2012 में भी सबसे ज़्यादा वोट पाया। वोट पा के मैं सेकेंड फाइटर के रूप में हमेशा लड़ाई में रहा और उस समय भी भाजपा जीती, उस समय बसपा जीती थी। 2012 में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता। जायसवाल जी, देवरिया और सियासी गलियारों में चर्चा है कि राम नगीना यादव बड़े समाजवादी छत्रप हुआ करते थे आपके जिले से, उनके बेटे विजय प्रताप यादव की टिकट हुई थी समाजवादी पार्टी, अंतिम क्षणों में बदलाव हुआ टिकट में, और एक जो वहाँ के दिग्गज नेताओं में शुमार है उनके बेटे विजय प्रताप यादव, फिलहाल उनको बहुत कम वोट मिला था, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। ये जो प्रयोग समाजवादी पार्टी ने किया, एकाएक हुआ या पहले से मामला चल रहा? नहीं, कैसे हुआ? 2016 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव से जुड़ चुका था। वो मेरे कार्यों को देख रहे थे, मेरे विकास को देख रहे थे, मेरे कार्य जो थे लोगों के बीच में जाके काम करने का, विधायक एमएलसी न होने के बाद भी देख रहे थे। विजय यादव का टिकट करना, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन हमको 2017 में अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर तुम मेरे पार्टी से चुनाव लड़ो, और वैश्य समाज जो नेताजी का नारा है, किसान, नौजवान और बनियों का नारा एक हमारे नेताजी का है, उस नारे के अंतर्गत जो हमारे व्यवसायी समाज किसी न किसी रूप से भाजपा से मतलब सपा से किनारा हो गया है, वो मंडल में आप जोड़ने का काम करो। उनको बताओ कि जो नेताजी ने अपने सरकार में चुंगी माफ किया, जो व्यवसायियों को इंस्पेक्टर राज से खत्म किया, इस तरह के जो कार्य हमारे समाजवादी पार्टी ने किया है और हमने जो किया व्यवसायियों के लिए सुविधा, इसका ज्ञान देने के लिए तुमसे ज़्यादा अच्छा आदमी इस गोरखपुर मंडल में व्यवसायियों में कहीं नहीं। तुम्हारा एक पॉलिटिकल जीवन हो चुका है, आप इस पे कार्य करो। उसके नज़रिए में हमको उन्होंने टिकट दिया और मैं चुनाव 2017 का लड़ा। जायसवाल साहब, कहा जाता है कि जो बैकवर्ड सेक्शन है, व्यापारी सेक्शन, बैकवर्ड सेक्शन में मंडल डिवीजन में लाने का बड़ा श्रेय गोरखपुर मंडल में आपको जानता है। बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी की लीडरशिप ने आपको, खासकर जायसवाल, गुप्ता, ये जो व्यापारी समुदाय है, इसको जोड़ने का एक बड़ा काम आपको सौंप रखा है देवरिया सदर के बाहर, क्योंकि उस मंडल में काफ़ी सीटें आती हैं। किस तरह, क्या रोड मैप है सोशल इंजीनियरिंग का, जो रोड मैप पार्टी लीडरशिप ने आपको सौंपा है, कैसे लेकर के आप? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दे दूं कि उनके आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनकी मजबूत इरादों ने हमको मजबूत कर दिया है। हम अपने व्यवसाय समाज को 2017 से पूरी तरह से समाजवादी को जोड़ रहे हैं। मैंने देवरिया में 2 चुनाव लड़ाया व्यवसायी को। एक चुनाव मैंने नगर पालिका से जीता भी, एक चुनाव में मैंने एक अशोक मदेशिया जो हमारे व्यवसायी समाज से आते हैं उनको भी चुनाव लड़ाया मैं अपने बल पे ले जाके, और वहाँ पे उन्होंने 13,000 वोट पाया। उसमें खुद माननीय मुख्यमंत्री आदित्य जोगीनाथ जी देवरिया में कैंप किए और अपने भाजपा को कैंडिडेट अलका सिंह को जिताने के लिए देवरिया में कैंप करके कुछ वोटों से जिता पाए। हमने हर अपने वर्ग को जागृत किया कि अगर हमको राजनीति में आना है, शिक्षा हमको चाहिए, मुझे संरक्षण चाहिए, तो राजनीति में हमको किसी परिवार को आना चाहिए। अपने परिवार के एक बेटा को अगर शिक्षित किया जाता है तो एक बेटा को राजनीति में लाए। इसलिए कि जिंदगी भर हम लोगों का शोषण हुआ है। भाजपा पार्टी के लोगों ने हम लोग के साथ मिठाई खाया, पैसा लिया। मेरे परिवार से पैदा हुआ भाजपा, 50 साल में जब जवान हो गई भाजपा, तो सबसे पहले कष्ट मुझे देने का काम जो उसने किया है तो व्यवसायी समाज को किया है। जायसवाल साहब, अनंतराम जायसवाल जी नेताजी के साथ ही रहे, लोहिया जी के साथ रहे, चंद्रशेखर जी के बड़े विश्वस्त लोगों में हुआ करते थे।
क्या अनंतराम जायसवाल जी का अक्स देखते हैं नई सियासत में आप? हम व्यापारी समुदाय का आज हमारे लिए बड़ा दुखद स्थिति है कि आज तो पुरोधा जो हम लोग अनंत जायसवाल जी नहीं रहे, उनके लोहिया विचारधारा, मुलायम सिंह के सान्निध्य, चंद्रशेखर जी के सान्निध्य और जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे, आज शायद रहते तो उनके सान्निध्य में हम लोग रहते थे और मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ते। लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनके पद चिन्हों को देखते हैं, उनके अक्स को देखते हैं कि हम अपने व्यवसायी समाज में इस तरह की क्रांति लाएं कि हम लोग भी समाजवादी पार्टी से जुड़ जाएं। और नेता मुलायम सिंह यादव जी जिन्होंने नारा दिया है कि किसान, नौजवान और व्यवसायी एक हो जाएगा, तो हमारे देश प्रदेश का विकास हो जाएगा, हमारी जीवन स्तर का विकास हो जाएगा। किसान अगर अच्छा पैदावार करता है तो उसको व्यवसायी खरीदता है, व्यवसायी अच्छा दाम देता है, नौजवान को नौकरी मिल जाएगी, मजदूरी करेगा, नौजवान को काम मिलेगा। ये तीनों का जब सामंजस्य बढ़ जाएगा तो उत्तर प्रदेश का विकास बहुत तेजी गति से होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे नेताजी का सोच है, नेता मुलायम सिंह जी का सोच है, यही सोच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का है। इसी सोच पे हम लोग काम कर रहे हैं। जायसवाल साहब, जवानी, किसानी और व्यापारी तीनों संकट में हैं। अखिलेश यादव जी का जो डेवलपमेंट का रोड मैप है, ये आपको भा गया, एक जो जनश्रुति है, इस पे आप कैसे अब आगे काम कर रहे हैं? क्या जो उनके अक्स को देखा, डेवलपमेंट के अक्स को, उसको लेकर के देवरिया का क्या रोड मैप आपके पास? देखिए, उनके अक्स को देखकर देवरिया में सबसे पहले मैंने जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 2017 के चुनाव हारने के बाद, उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के लहर के बाद भी हम 46,000 वोट पाए। खास तौर से हमारे परिवार के एक लड़के भटक गए थे, माननीय विजय प्रताप यादव जी, उनके पिताजी हमारे समाजवादी पुरोधा थे, उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था। लेकिन कुछ लोगों के षड्यंत्र से, भाजपा का षड्यंत्र द्वारा उनको चुनाव लड़ा के पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया गया। उसकी वजह से समाजवादी पार्टी वहाँ लूज की और एक लहर भी चल रही थी। लेकिन उस लहर में भी हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके एक सम्मानजनक वोट को प्राप्त किया। हमारा रोड मैप सबसे पहले वहाँ है कि हम सबसे पहले किसानों को, हमारी शुगर मिलें जो हैं, हमारी जो व्यवसायी, जो हमारा व्यवसाय चौपट हो गया है, जो हमारे शहर में जो नाली नाले सब हमारे नगर पालिका, जो 10 साल से वहाँ नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है, 10 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, जो विकास नहीं किया। हमारे अखिलेश यादव जी ने 2012 से लेकर 2017 तक पूरे देवरिया के सभी विधायक, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को उन्होंने विकास के रूप में पैसा दिया। उसमें हमारे भाजपा के विधायक को दिया, हमारे रुद्रपुर के विधायक जो थे अखिलेश प्रताप सिंह को भी दिया, उन्होंने रुद्रपुर में विकास किया उस पैसे को ले जाकर। लेकिन हमारे जो भाजपा के विधायक थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, सम्मानित जन्मेजय सिंह जी, उन्होंने उस पैसे को ले जाकर बंदर बाट करके पूरे जनता को खा लिया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिया हुआ विकास का पैसा था, वो पैसा को उन दोनों बंदर बाट करके देवरिया विधानसभा का कोई विकास नहीं किया। उस विकास के ही एवज में हम आज चाहते हैं कि हम देवरिया के व्यवसायी मेरा उन्नत करें। हम व्यवसायियों को संकल्प दिलाते हैं कि इस बार आप समाजवादी पार्टियों को आइए। हमारे युवा मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सोच को बताता हूँ, उनके विकास के कार्यों को बताता हूँ, वो पढ़ाई शिक्षा में कितना समय देते हैं, वो हमारे व्यवसाय के लिए क्या क्या करते हैं, उन्हें डेवलपमेंट करते हैं, हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने का क्या क्या करते हैं। इस तरह की हम जो प्रचार या उनसे संपर्क करके अपने व्यवसायी समाज को, किसानों के बीच में जाता हूँ, जो हमारे मजदूर हैं, पिछड़े मजदूर हैं, चौहान हैं, निषाद हैं, राजभर हैं और ये छोटी जातियाँ, लोहार हैं, कुहार, इस तरह की जातियों में बीच में जाके उनको जो तकलीफ है, जो तकलीफ को भाजपा ने भ्रमित कर दिया था एक समय भी कि सब हमारे यादव समाज का जब मुख्यमंत्री होता है तो बस यादवों को नौकरी मिलता है, यादवों को रोजगार मिलता है, उसको भ्रम को तोड़ने के लिए हमने 3 साल से अपने पिछड़े समाज पे, चौहान पे, राजभर पे, निषाद पे और छोटी छोटी जातियों में मेहनत कर कहा कि ये सब भ्रामिक जो प्रचार करके आप लोगों का शोषण किया गया, आप लोगों को और नीचे और गरीबी अंदर ला दिया गया, इस पर आप लोग विचार करना चाहिए और आपको अपने लिए सोचना चाहिए। अपने विकास के लिए अगर समाजवादी पार्टी और नेताजी ने आपके लिए काम किया है तो आप समाजवादी पार्टी से जुड़िए और इस बार 2022 में हमारे उत्तर प्रदेश का सरकार बने। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा, एक स्वार को छोड़ दिया जाए, वहाँ होल्ड कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने होल्ड किया है। उपचुनाव हो रहे हैं, बुलंदशहर की सीट राष्ट्रीय लोकदल आपके अलायंस के कोटे में गई है, बाकी सीटें आप समाजवादी पार्टी लड़ रही है। देवरिया में बहुत ही कम मार्जिनल वोट से आप चुनाव हारे। जन्मेजय सिंह जी इस दुनिया में नहीं है। अब चूंकि परिस्थिति बदल गई है, 15 महीने का समय बचा है सदन का,
कैसे देखते हैं, क्या रोड मैप है, जनता के बीच में कैसे पहुंच रहे हैं? ये चर्चा रही कि गाँव में जो खेत खरिहान की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको जो बैकग्राउंड है शहरी बूथों पर आपने बहुत मजबूती दिया है। क्या रोड मैप है, कैसे जा रहे हैं जनता के बीच में? अगर जीत जाएंगे तो देवरिया के लिए क्या प्लान? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे देवरिया का 337 विधानसभा क्षेत्र देवरिया है, इसमें 2 व्यवसायिक केंद्र हैं। एक गौरी बाजार नगर पालिका है, एक देवरिया नगर पालिका है। अपकिया एक बैतालपुर भी व्यवसायिक क्षेत्र है। 3 हमारे क्षेत्र वहाँ पड़ते हैं। वहाँ व्यवसायियों की तादाद करीब करीब मैक्सिमम 70 से 80 हज़ार है। वहाँ किसान भी हैं, वहाँ मजदूर भी हैं, वहाँ के लोग रोजगार के लिए शहरों में आते हैं। मेरा सबसे पहले प्रयास ये होता है कि हम किसी तरह वहाँ पे एक इस तरह का सिस्टम बनाएं कि जो हमारे रोजगार के लड़के बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जाते हैं, उनको वहाँ रोजगार मुहैया करा जाए। समय हमको कम मिलेगा 15 महीना, लेकिन 15 महीना पे मैं वो काम कर दूंगा। सरकार से लड़ के हम जो हमारी सरकार जोगी जी हैं, हो सकता है कि मेरी मदद ना करे फाइनेंशियली, या हमको बजट ना दें, या हो सके इस तरह की बातें हैं। लेकिन जब मुझे अधिकार मिल जाएगा तो मैं अधिकारियों से, जो जिले के अधिकारी हैं, जो हमारी योजनाएं आई हुई हैं सरकार द्वारा, उसको मैं ज़मीनी हकीकत पर लागू कराने के लिए काम करूंगा। उन गाँव में, जिस गाँव में आज भी पेयजल की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, किसानों को दिक्कत है, उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, उनकी लड़ाई लड़के मैं उन अधिकारियों से, सरकार को तरफ नहीं देखूंगा, सरकार मेरी नहीं है, लेकिन वो अधिकारी तो हमारे अंडर में विधायक हो जाने के बाद हमारे दबाव में आ जाएंगे और उनसे मैं काम कराऊंगा। जायसवाल साहब, रेहड़ी मजदूर और बाढ़ एक बड़ी समस्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में, कैसे इसको मैनेज करें? अब देखिए, बाढ़ की समस्या तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे अखिलेश यादव जी ने पिछली 2012 से 2016 में जब बाढ़ आई थी, फिर दोबारा आई थी, उस समय उन्होंने बरहज का जो कटान था, जो बरहज डूब गया था, उसको उन्होंने करीब 56 करोड़ रुपया दिया था। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद वो पैसे को रोक दिया और आज भी वो पैसा उस तरह डंप है। कार्य कोई नहीं हुआ, कोई बंधा नहीं बना। रेवड़ी व्यवसायी, पटरी व्यवसायी जो जिनकी सबसे मूल समस्या हमारे देवरिया की है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इनको कहीं दुकान लगाने की जगह नहीं है। रेवड़ी व्यवसायी को पुलिस आती है, पुलिसिया आतंक होता है, पुलिसिया आतंक आती है, मारती है, पुलिस मारती है, जेल में बंद करती है, उनसे पैसा वसूलती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले मैंने काम किया है कि सबसे पहले अगर मैं 15 महीने के लिए आया तो इन व्यवसायियों के लिए, मजदूरों के लिए, जो शहर में आके मजदूरी करना चाहते हैं, जो रेवड़ी व्यवसायी है, जो पटरी व्यवसायी, इनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था सोचकर शहर में इस तरह कर दिया जाए कि ये लोग अपने कारोबार को चलाएं और इनके पर किसी तरह का पुलिस उत्पीड़न न हो, सरकारी कोई कर्मचारी इनको उत्पीड़न न करें, समाज के लोग उसको उत्पीड़न न करें। इस तरह का सोच के साथ मैं उत्तर प्रदेश में समाज में आया ही था। अपने समाज को आगे बढ़ाने का सबसे पहले मैं काम करूंगा, किसानों को बढ़ाने का सबसे पहले काम करूंगा, मैं मजदूरों के लिए सबसे पहले काम करूंगा। उन दलित बस्तियों में जाकर मैं काम करता हूँ, जिन दलित बस्ती में लोग नहीं जाते हैं, वहाँ जाकर मैं उनके साथ भोजन करता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। जायसवाल साहब, समाजवादी पार्टी की जो टिकट वितरण की व्यवस्था है, लगभग बाई इलेक्शन में 1 सीट अलायंस में गई है, बाकी कैंडिडेचर घोषित हो चुके हैं, सिर्फ बांगरमऊ और देवरिया सदर बाकी है। टिकट को लेकर के कितना आश्वस्त? देखिए, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, मैं मजबूती से देवरिया में चुनाव लड़ूंगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि नहीं, आप चुनाव प्रचार करके मजबूती से सपा जिताइए, तो मैं साइकिल के साथ जाकर उसको उतनी ही मजबूती से चुनाव जिताऊंगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्राइम टाइम पे यहाँ बैठ के, और मैं देवरिया की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी साइकिल इस बार जीतेगी। ये जीत हमारी देवरिया की होगी और जोगी का अहंकार टूटेगा। इसलिए मैं चुनाव जीतूंगा और चुनाव जिताने का प्रयास करूंगा। अगर कोई भी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश का पालन करेगा, उनका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं लड़ूंगा, उनका आशीर्वाद जिसको भी मिला मैं उसके साथ मजबूती से लड़कर, जो हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नज़दीक हमारी विधानसभा है, जो जोगी जी अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, इस प्रतिष्ठा को मैं उनको तोड़ने का काम करूंगा कि यह अहंकारी सरकार गिरेगी। अगर हम देवरिया से जीतते हैं तो 2022 में मैं विश्वास मेरा है कि 2022 में माननीय मेरे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री होंगे। जायसवाल साहब, समाजवादी आंदोलन में 2024 में पार्लियामेंट भी है, तीसरे मोर्चे का ताना बाना, 96 में तीसरे मोर्चे ने सरकार बनाई, 89 में बनाई, 77 में बनाई, कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछड़ों पर भी काम करने का दायित्व तो आपको लीडरशिप ने सौंपा है। 2024 में समाजवादी आंदोलन की जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी खासकर, कैसे देखते हैं 2024 और 2022 में, और अपने नेता का सियासी तौर पर क्या आंकते हैं? हम सबसे पहले 2022 को मैं पहले चर्चा कर लूँ। 2022 में हमारे सियासी जो कद मेरे नेता का है, इनकी सोच है,
जो इनके हमारे कार्यकर्ता हम जैसे लोग हैं, जमीनी हरकत पे बात कर रहे हैं, हम लोग पिछड़े पे बात कर रहे हैं, हम लोग पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, हम ब्राह्मण समाज को भी जोड़ते हैं, हम क्षत्रिय समाज को भी जोड़ते हैं। जो लोग भी पीड़ा से पीड़ित हैं, जो इस सरकार से पीड़ा से पीड़ित हैं, जिनका विकास नहीं हुआ, नौकरी जाने के लिए बस पिछड़े वर्ग के लोग नहीं गए, उसमें सवर्ण के भी गए, वहाँ ब्राह्मण के लोगों का भी गए। आज जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जग जाहिर है आपको। हमारे क्षत्रिय समाज का उत्पीड़न हो रहा है, जग जाहिर है। तो ऐसे नहीं कि उत्पीड़ित हो नहीं है, ये शासन की इस तरह की व्यवस्था हुई है कि पुलिसिया कंट्रोल जो है पूरी तरह का हावी हो चुका है। हमारे जोगी जी जो हैं वो पूरी तरह मुख्यमंत्री के रूप में असफल साबित हो चुके हैं। अगर मोदी जोगी जी रहे अगर मुख्यमंत्री, तो मैं निश्चित तौर से विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह का काम हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथों पे जाके, गांव में जाके, गरीबों के पास जाके, लोगों के पास जाके, अपने सभी वर्गों के पास जाकर जिस तरह काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर 2022 में अपने उत्तर प्रदेश में जो हमारी छवि अखिलेश यादव की क्लीन चिट, कोई दाग नहीं, बोलने का वक्ता अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है। आज हमको एक कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर देश का अगर प्रधानमंत्री अगर होने लायक है तो वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जिनकी सोच बड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो फिर आगरा एक्सप्रेस बनेगा, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस बनेगा, फिर मंडी समितियां बनेंगी। इस तरह का विकास होगा जिससे हम लोगों का और जनता का विकास उत्तर प्रदेश का होगा। साहब 2001 से आप सदन में आए, 6-7 तक विधान परिषद में रहे, फिर 7, 12 और 17 3 चुनाव लूज कर गए। आप लंबे समय से सियासी जीवन में हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कम पॉलिटिशियन कहने जाते हैं आप। परिवार को कैसे समझते हैं? नहीं, परिवार देखिए हमारी जिंदगी का सबसे मुख्य ध्येय है कि हम अपने सामाजिक राजनीति के साथ साथ मैं अपनी पारिवारिक जिंदगी बड़ा खुशहाल है। मेरे इस समय हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा खुशहाल मैं हूँ। मेरी पॉलिटिकल जिंदगी बड़ी खुशहाल है, इसलिए किसी तरह का मैं झूठ नहीं बोलता हूँ राजनीति में। जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं वो आते हैं मेरे पास काम के लिए, कहते हैं करने लायक रहता है तो मैं बता देता हूँ कि सर ये काम कर पाऊंगा, ये काम नहीं कर, वो संतुष्ट होकर चले जाते हैं। उनके संघर्ष के लिए मैं दिन में 10 घंटा 8 घंटा में उनके साथ रहता हूँ। फिर उसमें समय मिलता है 2 दिन का समय पर निकाल कर मैं व्यवसाय को भी देखता हूँ, अपने परिवार को भी देखता हूँ। परिवार भी मेरे संतुष्ट है कि हमारा परिवार, मेरे पिता, मेरे जो लोग भी हमारे गार्जियन है, घर के लोग रहने वाले, वो लोग संतुष्ट है कि जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं इससे हमारे परिवार का मान सम्मान बढ़ रहा है और आगे वाला भविष्य आने वाला जो है उसमें हम लोगों का, हमारे परिवार का, जो हमारे पिता का नाम था, जो पिता का नाम को आगे बढ़ाने का पुत्र काम करता है, वो काम मैं ऋण अपना पिता को उतारने का काम कर रहा हूँ, पिता को ऋण उतार रहा हूँ। जायसवाल साहब, देश और प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, कैसे आपने समय दिया देवरिया सदर की जनता को? क्या एक्टिविटी रही कोरोना पीरियड? मैं आपको बता दूं, थोड़ा समय इसमें आपके मतभेद है, हमारे मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के बीच में मतभेद है। कोरोना निश्चित तौर पे एक महामारी थी, इससे बचाव होना चाहिए था। 26 मार्च आज भी याद है, 26 मार्च को 2020 को इन्होंने लॉकडाउन किया। 26 मार्च 2020 से मैं अपनी गाड़ी परमिशन करा के गाँव में चला गया। वो गाँव में गया जिनके यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी, जिनके राशन की व्यवस्था, अचानक लॉकडाउन होने की वजह से सभी व्यवस्थाएं चरमरा गई। जो सब्जी बेचने वाला था गांव का वो भी खाली हो गया, जो अनाज बेचने वाला किसान था उसके घर में पैसे की कमी हो गई, खाने के। उस समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश यादव जी के निर्देश पे हम लोगों ने गांव में जाकर काम करना शुरू किया। कोरोना मेरी बात में समझ में नहीं है, कोरोना एक बचाव का माध्यम होता है, हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, हम उसको पालन भी करते हैं। लेकिन मोदी जी से एक सवाल मेरा आज तक है जो मुझे नहीं मिलता, न मिल पाएगा, मेरा कद छोटा है, कि जब 500 हमारे देश में कोरोना था तो उन्होंने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। आज जब आज हमारे पास 62 लाख है तो उन्होंने देश को फ्री कर दिया और कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, भाग्य भरोसे जीजिए। आज मेरी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को चौपट करने में, मेरे व्यवसायियों को बिल्कुल गरीब, क्या कहा जाए, निचले स्तर पर लाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी कहते हैं मैं व्यवसायी परिवार से हूँ, भाजपा कहती है व्यवसायी परिवार से मेरी पार्टी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान अगर उन्होंने किसी का किया तो आज के डेट में उन्होंने एक व्यवसायी समाज को किया जो व्यवसाय करने वाले थे। जायसवाल साहब, प्राइम टीवी के माध्यम से देवरिया सदर की जनता को क्या संदेश देना? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि देखिए, ये जो भाजपा सरकार है ये झूठों की सरकार है, फरेबों की सरकार है। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पर हमको बांट देती है, हमको 15 दिन के लिए हिंदू बना देती है, फिर 15 दिन बाद भूल जाती है कि हिंदू हैं। वो कहती है जमाती आते हैं, मुसलमानों से हमसे दूर कराती है। मैं मानता हूँ
ये बात को मानता हूँ कि मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, मुझे गर्व है इस बात का कि जहाँ मैं बरहज में पैदा हुआ उस गली का, उस मोहल्ले का नाम पठान टोली है। उसमें 10 घर अगर हिंदू के हैं तो 100 घर मुसलमानों के। मैं माँ का सबसे छोटा बेटा था। हो सके किसी वजह से मेरी माँ ने मुझे दूध ना पिला पाई, लास्ट बेचे होने के आते हैं, तो हमको तो मुसलमान ने पाला है, तो हमको तो लगता है कि उनमें कोई दूरा ही नहीं है, कोई भी नहीं। हाँ, उनकी सोच, उनकी मजहब अलग है, मेरी मजहब अलग है। द्वेष भावना फैलाने का काम जिस तरह भाजपा करती है, हमको बांटने का काम करती है, झूठ बोलती है, जनता को भ्रमित करती है, जनता को लंबे लंबे ख्वाब दिखाती है, और आज जोगी जी और मोदी जी के झूठ सबके सामने आ चुकी है। साहब, देवरिया सदर में गंगा जमनी तहजीब पर भी आपने काफी काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? हम वहाँ क्या, देवरिया में जब से मैं आया हूँ, आज भी वहाँ पे रामलीला के होता है, मंचन होता है, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। जब राम जी की बारात निकलती है, देवरिया में एक नगर है अबूकर नगर, जो मुसलमानों को वहाँ पे, वहीं पे अंजुमन का सबसे बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद है। वहाँ पे हमको लगता है कि 15 से 20 हज़ार मुसलमान उस क्षेत्र में रहते हैं। बस उस गली से निकलती है हमारी राम की मूर्ति, राम भगवान चलते हैं बारात लेकर। सबसे पहले स्वागत अगर होता है तो वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माला राम को पहनाते हैं, उनकी आरती करते हैं उस मस्जिद के सामने। और आज से नहीं है, ये 50 साल से चला आ रहा है। और आज लग के खुशी है कि हमारे देवरिया में कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हुई, चाहे इन्होंने राम मंदिर गिराया, चाहे बाबरी मस्जिद गिराया, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई द्वेष नहीं है। दोनों साथ बैठ के खाते हैं, दोनों एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, दोनों एक दूसरे के खुशी दुख में आते जाते हैं, और हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ है। धन्यवाद जायसवाल साहब, प्राइम टीवी से बातचीत। धन्यवाद सर। ये थे जयप्रकाश जायसवाल, देवरिया से समाजवादी पार्टी के नेता। प्राइम टीवी के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए प्राइम टीवी का स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।